वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का। देखेंगे हम जीवों में श्वसन। हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। पिछले वीडियो में हमने देखे थे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। अब इसमें हम देखेंगे जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन किस प्रकार का होता है। जीवों में श्वसन देखेंगे, पादप में भी श्वसन देखेंगे। अब जीवों में श्वसन के बारे में बताता है कि क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप अगर तेज़ी से दौड़ना चालू कर देते हैं तो हाँफने लगते हैं। दौड़ने के दौरान आपका सांस जो होता है, सांस तेज़ी से क्यों लेने लगते हैं। आश्चर्यचकित होता है कि अगर आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के क्रम में या कोई किसी हार्ड वर्क करने के क्रम में आपका जो सांस है जो तेज़ी से चलना चालू हो जाता है। वही के बारे में बता रहे हैं कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। अब देखें कि हम श्वसन क्यों करते हैं। हम जो है श्वसन क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि हम श्वसन आखिर करते क्यों हैं और श्वसन से जीवों को फ़ायदा क्या होता है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। सभी जीव जो है सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव को सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई है। जीवों की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये सब कार्य जो है उसके करने के लिए उसके कोशिका के क्या होता है, एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यहाँ तक कि हम खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है। खाना खाते समय, सोते टाइम भी, पढ़ने के टाइम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सब ऊर्जा आता कहाँ से है, आखिर किस प्रकार से हमें इस ऊर्जा प्राप्त होता है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जो भोजन में एनर्जी होता है जो श्वसन के टाइम वो निकलता है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। जब वायु में ऑक्सीजन होती है और सांस के द्वारा हम वायु जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं। फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्या कहलाता है, तो कोशिका श्वसन कहलाता है। अब देखेंगे हम इसमें कि कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। जो श्वसन जो होता है, कोशिका के अंदर जो है भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। ऑक्सीजन जब अनुपस्थिति होती है तभी भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है। उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखेंगे ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा बनाता है। आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहलाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड खंडित हो जाता है। जैसे कि आप निम्न समीकरण द्वारा देख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, एल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे देखते हैं ईस्ट ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया से के अल्कोहल निर्मित होता है, अतः इसका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। किसका? ईस्ट का। किसके उपस्थिति में? वायु की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनेगा। क्योंकि ईस्ट में जो होता है अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? समीकरण में गलती लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बताएगी यहाँ पे। हमारे पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। कब पेशी कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं? जैसे कि जब ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, उस प्रक्रिया में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति की कमी हो जाती है और उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन की उपस्थिति की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम अवायवीय श्वसन करना चालू कर देते हैं। क्योंकि हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यायाम करते टाइम, दौड़ते टाइम ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में हम अवायवीय श्वसन करना चालू कर देते हैं। और अवायवीय श्वसन के बारे में देखते हैं क्या बोलता है। ऐसे स्थिति जब पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा निर्मित होता है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और ऊर्जा बन जाएगा। क्योंकि एक क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, हल्का सा इसमें अवायवीय श्वसन होता है ऊर्जा की कम, जैसे कि इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी होगा। ऊर्जा की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी जो होता है लैक्टिक अम्ल बना रहा है तो क्या होगा? अवायवीय श्वसन हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद काफ़ी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से शोषण करती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। लैक्टिक अम्ल का जो संचयन होता है जो पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कर देता है और जोरों से दर्द करने लगता है। उस प्रक्रिया में गर्म पानी से स्नान तथा शरीर में मालिश करने से रक्त का संचरण जो होता है, रक्त का संचरण बढ़ जाता है। रक्त का संचरण जैसे ही बढ़ेगा तो वायवीय श्वसन चालू हो जाएगा, क्योंकि वायवीय श्वसन चालू हो जाएगा और अवायवीय श्वसन में कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाएगी, रक्त का जो संचरण बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड जल को पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। अब देखते हैं आगे हम क्या बोलते हैं। श्वसन की प्रक्रिया देखेंगे, श्वसन किस प्रकार किया जाता है। श्वसन के बारे में हम देखते हैं। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए। तो एक छोटा सा परीक्षण दिया हुआ है कि किस तरह से करना है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अगर नाक और मुंह को पूरी तरह से बंद करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम जाता है और रक्त का संचरण कम जाता है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि जब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वास एवं सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्धि वायु को शरीर के अंदर लेना क्या बोलता है? अंतः श्वसन कहलाता है। अगर जिस तरह से अगर हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि वायु को बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? उच्च श्वसन बोलते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या बोलता है? अंतः श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होता है? उच्च श्वसन कहलाता है। यही एक सतत प्रक्रिया, मतलब कि एक कंटिन्यूसली प्रक्रिया होती रहती है। प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय यथार्थ जीवन यापन होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे क्या बोलते हैं? श्वसन दर बोलते हैं। श्वसन दर हम कहते हैं कि इसे जो व्यक्ति की कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है उसे हम श्वसन
दर कहते हैं। श्वसन दर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। जब दोनों साथ साथ होते रहते हैं तो एक श्वास अथवा सांस का अर्थ होता है अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। अंतः श्वसन तथा उच्छ्वासन। क्या आप सभी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? श्वसन दर वंस अगेन हम देखेंगे। श्वसन दर क्या है कि श्वसन दर उसे कहते हैं कि श्वसन के समय में एक अंतः श्वसन तथा एक उच्छ्वासन मिलकर के क्या बनाता है? एक श्वसन बनाता है। और 1 मिनट में जितनी बार सांस लिया जाता है उसे श्वसन करता है, उसे क्या बोलते हैं? श्वसन दर बोलते हैं। कोई व्यक्ति, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें यह आभास नहीं होता है कि हम श्वास कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वास दर गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वासन करते हैं? तब तेजी से चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना करें। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद या फिर तुरंत विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्ष निकालिए। अब देखते हैं क्या बोलता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में यह अवश्य अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेज़ी से श्वसन करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन के दर को बढ़ा देता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो उसमें हमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो हमारे भोजन के विखंडन के दर को बढ़ा देगा, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होगा। यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक क्रियाकलाप करने के बाद हमें भूख लगती है, भूख ज़्यादा लगती है। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। अधिकतम व्यायाम करने में श्वसन 25 बार प्रति मिनट दर बढ़ सकती है। जब व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। जब मनुष्य समान अवस्था में होता है तो कितना बार? औसतन 15 से 18 बार श्वसन करता है। और जब एक्सरसाइज करता रहता है तो कितना होता है? हार्डवर्क करता है तो कितना होता है? 25 बार प्रति मिनट औसतन इसका बढ़ जाता है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब आप उन्नींद होते हैं तो क्या आपके श्वसन दर कम होती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? इसी तरह से देखते हैं। अब क्या है, हम श्वसन कैसे लेते हैं, कैसे हम श्वसन करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब हम श्वसन क्रियाविधि जाने समानतः हम अपने नथुनों से वायु के अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हम नथुनों से मतलब नाक में जो छिद्र है उससे नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर कहाँ जाती है? फेफड़ा में जाती है। सबसे पहले नासा गुहा में जाएगी। नासा गुहा से वायु जो श्वसन नली से होते हुए कहाँ जाएगी? फेफड़ा में जाएगी। फेफड़ा के बाद फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में स्थित है, जैसे कि हम यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा सकते हैं आपको। ये क्या है? ये नासा गुहा है। नासा गुहा गया। नासा गुहा के बाद वो श्वसन नली होते हुए कहाँ पे है? फेफड़ा में है। फेफड़ा जो है वक्ष गुहा से ढका हुआ है। जैसे देखिए फेफड़ा हो गया, पसलियाँ हो गया, ये सब वक्ष गुहा से ढका हुआ है। वक्ष गुहा जब पार्श्व पसलियों से घिरी होती है, जैसे वक्ष गुहा जो है पसलियों से घिरी हुई है। एक बड़ी पेशीय परत को डायफ्रामा कहते हैं। यहाँ पे एक डायफ्रामा है। डायफ्रामा कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। वक्ष गुहा को क्या करती है? आधार प्रदान करती है। कौन सा? तो डायफ्रामा हो जाए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखता है कि वक्ष गुहा को आधार प्रदान कौन करता है? तो डायफ्रामा करता है। श्वसन में डायफ्रामा और पसलियाँ के बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय जो है पसलियाँ
ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्रामा जो है नीचे की ओर गति करती है। जैसे कि अगर हम श्वसन लेंगे तो हमारा पसलियाँ जो है ऊपर की ओर गति करेगी, जैसे कि हमारा पसलियाँ जो है फैलेगी, बचगुहा फैलेगी, और डायफ्रामा जो है श्वसन लेने के कारण में हम डायफ्रामा को नीचे की ओर ढकेल देते हैं। गति नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारे बचगुहा के आयतन को भी बढ़ा देती है। जैसे कि हमने बताया कि बचगुहा के जैसे ही हम अंतः श्वसन करेंगे तो हमारे बचगुहा का आयतन बढ़ा देगा, बचगुहा का आयतन बढ़ेगा और डायफ्रामा नीचे की ओर जाएगा। जैसे ही नीचे की ओर जाएगा तब जैसे ही डायफ्रामा नीचे की ओर जाएगा तो वायु जो है अंदर आ जाएगा। श्वास नली से होते हुए वायु कहाँ आ जाएगा? फेफड़ा में आ जाएगा। यह गति हमारे बचगुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ा में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाता है, फेफड़ा जो है वायु से भर जाता है। अब देखेंगे उच्च श्वासन में के समय पसलियाँ नीचे की ओर, उच्छ्वासन के समय पसलियाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में हो जाती है, जैसे कि नीचे की ओर धंसने लगती है। उच्छ्वासन के समय जो पसलियाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में आ जाती है, अंदर और नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्रामा जो है ऊपर की ओर आ जाता है। जैसे ही पसलियाँ जो है पसलियाँ जो चिपकेगी नीचे, कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में आएगी, नीचे की ओर धंसेगी, तो डायफ्रामा जो है अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएगी। नीचे गया था अंतः श्वसन में, डायफ्रामा नीचे गया था तो डायफ्रामा कहाँ जाएगी? उच्छ्वासन में ऊपर की ओर आ जाएगी और वायु जो है बचगुहा से होते हुए, और बचगुहा का क्या है, जो बचगुहा के आयतन यहाँ पे कम जाएगा और इस कारण वायु जो है फेफड़ा से बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखते हैं कि एक छोटा सा नोट्स दिया है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार की अवांछनीय कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो हमारी नसा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाती है। नसा गुहा में हमारी रोम होती है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो उस प्रक्रिया में जितने वायुमंडल में कचरे होते हैं हमारे नाक में रोमों में फंस जाते हैं। यदि कभी कभी ऐसे कण नसा गुहा को पार चले जाते हैं तब ये गुहा को कोमल परत को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर किसी भी तरह का कण होता है तो नाक में जो बाल होता है, रोमा होता है, उसके वहाँ पे जा कर के वो कण फंस जाता है। अगर इनकेस अगर अंदर चला जाए तो छींकने के टर्म में बाहर वो निकल जाता है। सावधानियाँ क्या बोलती है? जब आप छींकते हैं तो आप नाक को ढक लें, जिसे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन में ग्रहण न कर लिया जाए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, जो हम वो पहले बताए थे वही एक यहाँ पे फिगर दिया। जैसे कि एक वायु जो अंदर जो है श्वसन के दौरान श्वसन नली से अंदर आ रहा है, कहाँ में आ रहा है? फेफड़ा में आ रहा है। तो फेफड़ा जब वायु अंदर आता है तो फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा पे क्या बोलते हैं? ये वाला जो है फैल जाता है। जब वायु जो है अंदर की ओर आता है तो पसलियाँ क्या होती है? पसलियाँ अपने आप में फैलना चालू कर देती है और डायफ्रामा जो है नीचे आ जाता है। पसलियाँ फैलने लगता है, पसलियाँ फैलने के क्रम में डायफ्रामा नीचे आ जाती है और ये जो बचगुहा का जो है आयतन बढ़ जाता है। जब पसलियाँ फैलेगी तो बचगुहा का क्या होगा? आयतन जो है फैल जाएगा। ये किस में बोलते हैं? अंतः श्वसन में बोलते हैं। उच्च श्वासन में क्या बोलेगा? जब वायु बाहर निकलेगी, जब क्या पसलियाँ जो है कॉन्टैक्ट होगी अपने आप में क्या अंदर की ओर धंसेगी, जैसे अंदर की ओर धंसेगी पसलियाँ तो डायफ्रामा क्या हो जाएगा? डायफ्रामा ऊपर की ओर ढक लेगा। जब डायफ्रामा जो है ऊपर की ओर पूर्व की स्थिति में आएगा, डायफ्रामा जो है पूर्व की स्थिति में आएगा तो बाहर वायु जो है श्वसन नली द्वारा होते हुए बाहर निकल जाएगा। उसको क्या बोल देंगे? उच्च श्वासन बोलेंगे। और जब वायु अंदर लेगा तो उसे क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन बोलेंगे। और ये दोनों उच्छ्वासन और अंतः श्वसन मिल करके क्या बनाता है? एक श्वसन बनाता है। एक श्वसन के अंतर्गत कौन से आता है? एक श्वसन के अंतर्गत आता है अंतः श्वसन और उच्च श्वासन, दोनों एक श्वसन के अंतर्गत आता है। 1 मिनट में कितना श्वसन किया गया उसको क्या बोलते हैं? श्वसन दर बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि धूम्रपान जो है फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से कैंसर भी होता है। इससे अवश्य बचे। ये जो बच्चों लोग के लिए बताया गया है, जो अवश्य बचे आप। अब आगे क्या दे रहा है, अब आगे दे रहा है क्रियाकलाप के द्वारा आप बताया गया है कि किस तरह से आप एक फेफड़ा बनाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जो है पसलियों के द्वारा अपने चेस्ट को कैसे फुला सकते हैं और कम कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए बच के माप को मापा जा रहा है। बच का माप जो है घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि हम जब श्वसन लेते हैं तो बच गुहा की लंबाई बढ़ जाती है, और जब श्वसन हम छोड़ते हैं तो बच गुहा की आयतन जो होता है, आयतन लंबाई नहीं, आयतन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे आ जाता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप में बताया गया कि किस तरह से वायु जो है अपने आप को अंदर आता है, किस तरह से बाहर जाता है। एक छोटा सा मॉडल में बताया गया है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम उच्च श्वासन में बाहर क्या निकालते हैं। उच्च श्वासन में हम बाहर क्या निकालते हैं। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए, जिससे कोर के सहायता से वही बताया गया है। क्या बोल रहे हैं, बेहतर जीवन के लिए श्वसन, बेहतर जीवन के लिए श्वसन, नियमित परंपरा श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये वाले जो क्रियाकलाप है, वाले क्रियाकलाप पहले भी कर चुके हैं कि एक चूने की पानी होती है। चूने के पानी में अगर हम फूंक मारते हैं तो पानी का रंग कैसा होता है, दूधिया कलर का होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम जब हम श्वसन बाहर निकालते हैं तो उसके मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि कितना % कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कितना % ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, कितना % ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। हम एक चार्ट दिया हुआ है कि अंतःश्वसीय तथा उच्चश्वसीय वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत देखेंगे। फेफड़ा में कितना % अंतःश्वसीय में वायु आता है, तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन आएगा। 0.03 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं। इस प्रक्रिया में देखेंगे उच्च श्वासन में हम कितना 16.4%, उच्च श्वासन में 16.4% ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हम ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में बनता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकलता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके फलस्वरूप जो भोजन के द्वारा भोजन के द्वारा जो पदार्थ लिया गया है उसको विखंडन करता है। उस प्रक्रिया में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कुछ ऑक्सीजन को तो हम 21% लेते ही हैं और 16.4% बाहर निकालते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है वो क्या हो जाएगा, उसके अनुसार 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकलता है। अब देखते हैं हम क्या उच्च श्वसन करते हैं। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च श्वसन करते हैं, अथवा उसके साथ गैसों का मिश्रण को भी हम उच्च श्वसन करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्च श्वसन छोड़ते हैं तो उसके सतह पर धुंधली दिखाई देती है। यह क्या होती है, नमी के कारण होती है, जल वाष्प का कण होता है। और उच्च श्वसन में अगर नाइट्रोजन हम जितना % लेंगे उतना ही % हम 100% नाइट्रोजन को निकालते हैं, न कि हम नाइट्रोजन को एक भी % ग्रहण नहीं करते। हम सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उससे ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियाँ आदि मनुष्यों में बछ गुहा में मनुष्यों की भांति ही श्वसन होता है। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे श्वसन अंग होते हैं, ये पता करते हैं। कॉकरोच के बारे में दिया गया है। कॉकरोच का क्या है, कॉकरोच के शरीर पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए इसके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे श्वास प्रणाल बोलते हैं। ये छिद्र जो है श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या
वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्धि वायु, अब इसमें देखते हैं कहाँ ऑक्सीजन समृद्धि वायु श्वास नलियों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है और शरीर की प्रतिक्रिया प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलियों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? श्वासनाल अथवा श्वासनाल अथवा श्वसन प्रणाली जो है केवल कीटों में पाए जाते हैं। जंतुओं के समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। अब क्या बोलते हैं? केचुआ में किस तरह से श्वसन होता है? तो केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केचुआ की त्वचा स्पर्श करने पर उसमें क्या आर्द्र और सश्लेष्मा प्रतीत होता है, जिनमें से गैसों का आवागमन आसानी से होता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़ा होते हैं तथा वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और सश्लेषमीय होते हैं। जो केचुआ जो है किससे श्वसन करता है? तो त्वचा से करता है। अब मेढक जो है किससे श्वसन करता है? तो मेढक में भी फेफड़ा होता है, लेकिन वो त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। अब देखते हैं जल में श्वसन किस प्रकार होता है। जल में श्वसन कौन करता है? श्वसन कर सकते हैं तथा तभी क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? अनेक जीव हैं जो जल में श्वसन कर सकते हैं। अपने कक्षा 6 में ऊपर मछलियों में क्या होता है? क्लोम होते हैं, गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करता है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम जो है त्वचा से बाहर की ओर निकले थे, जैसे कि ये मछलियाँ में दिखाया गया है, त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे क्लोम किस प्रकार श्वसन करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्लोम जो होता है मछलियों के क्लोम में होता है, रक्त वाहिनियों की संख्या सबसे अधिक होता है, जैसे कि विनिमय में सहायता करता है। गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, जो कि गैस का विनिमय में सहायता करता है। अब देखते हैं क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो जी हाँ, पादप भी श्वसन के लिए वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निर्मुक्त करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पादप किस तरह से श्वसन करते हैं? वायु से क्या बोल देते हैं? ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं। इसकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग जो है वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मुक्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा पादप के पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय, पत्तियों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पौधे भी जो है मनुष्य के भांति ही ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के दर में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब अगर प्रकाश संश्लेषण बोलेगा तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे यही होता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण बोलेगा तब प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर पादप में श्वसन बोलेगा तो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो पादप का हो जाता है, हर एक पार्ट जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पादप में पत्तियों में एक छिद्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? जो रंध्र कहलाता है। पादप के अन्य सभी कोशिकाओं के भांति भी मूल कोशिका को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु कोशिकाओं में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी दे दिया जाए तो क्या होगा? गल जाएगा। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि श्वसन एक प्रकार का क्या है? वो श्वसन एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्या है? जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को
उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। श्वसन एक प्रकार के क्या है, जैविक प्रक्रम है। अब देखेंगे क्या, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। श्वसन की दर किसे कहते हैं, एक मिनट में श्वसन, एक मिनट में कितना श्वसन, कितना बार श्वसन कर रहे हो, क्या कहलाता है, श्वसन की दर कहलाता है। एक श्वसन में कितना होता है, एक श्वसन में अंतः श्वसन और उच्चश्वासन दोनों होता है। मतलब कि अंतः श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और बाहर निकालना, ये होता है एक श्वसन में। और एक श्वसन दर किसे बोलते हैं, एक मिनट में कितना बार हम श्वसन किए वो क्या कहलाएगा, श्वसन दर कहलाएगा। अब कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन हम किसे कहते हैं, कोशिका में भोजन के, कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन के विखंडन को सहायता करता है। ऑक्सीजन में भोजन के, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में क्या होते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। डायफ्रामा क्या होता है, डायफ्रामा जो होता है, डायफ्रामा जो होता है बच गुहा को ऊपर और नीचे करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम श्वसन लेंगे तो डायफ्रामा कहाँ जाएगा, श्वसन लेने के क्रम में डायफ्रामा नीचे जाएगा और बच गुहा क्या होगा, बच गुहा फैलता है। बच गुहा नहीं, पसलियाँ जो है फैलती है। अब बच गुहा का आयतन जो होता है, बड़ा आयतन बढ़ जाता है। और जब हम श्वसन को छोड़ते हैं उस टाइम में क्या होता है, डायफ्रामा अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएगा और पसलियाँ जो होगा, पसलियाँ का नीचे की ओर धंस जाएगा और बच गुहा के आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। श्वास नली जो होती है, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन, अंतः श्वसन में वायुमंडल से हम वायु लेते हैं। और क्या बोलते हैं, कुलोम किस में होता है, मछली में कुलोम होता है। मछली में क्या होता है, कुलोम होता है। एक कुलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। मछलियाँ श्वसन लेता है किससे, मछलियों में जो क्या होता है, कुलोम होती है। कुलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जिससे गैस का विनिमन में सहायता होता है। अब क्या बोले, उच्चश्वासन में जो हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, हम बाहर की ओर निकालते हैं, उस किसके अंतर्गत आता है, तो उच्चश्वासन के अंतर्गत आता है। अब क्या होता है, श्वास रंध्र किस में होते हैं, तो पतियों में होता है। अब क्या, फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा जो होता है, ऑक्सीजन श्वास लेने के क्रम में जो वायु आता है वो कहाँ पे आता है, फेफड़ा में ही आता है। श्वास प्रणाली किस में होता है, तो ये होता है कीटों में श्वास प्रणाली होता है। अब देखते हैं आपने क्या सीखा, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये पूरा चैप्टर का एक निचोड़ है। आपने क्या सीखा, श्वसन सभी जीवों के, श्वसन जो होता है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है। यह जीव द्वारा लिया गया भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडन के रूप में किया जाता है। उस प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होता है। ग्लूकोज का विखंडन जीवों को कोशिका में होता है। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, जीवों की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, ग्लूकोज का विखंडन जो होता है जीवों के कोशिकाओं में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अब देखते हैं यदि भोजन मतलब कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो किसे क्या बोलते हैं, उसे श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, मतलब कि जब हम अधिक व्यायाम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं तो पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है अपर्याप्त, मतलब कि बहुत कम होती है, तब भोजन का विखंडन क्या होता है, अवायवीय होता है। अब पर्याप्त कम होता है तो अवायवीय ही होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन अपर्याप्त होता है, कम बोल सकते हो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही हम उसे बोलेंगे अवायवीय में। सांस लेना जो होता है श्वसन प्रक्रम का एक भाग है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्धि वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि वायु को बाहर निकालते हैं। गैस विनिमय के लिए विभिन्न जीवों के लिए श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अब क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन या निःश्वासन।
अंतःश्वसन को ही क्या बोलते हैं, निश्वासन बोलते हैं। के समय हमारे फेफड़े विस्तृत होते हैं और उच्छ्वासन के समय हमारे मूल अवस्था में आ जाते हैं, जैसा कि हमने उसके बारे में पढ़ चुका है। अब देखते हैं शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान होते हैं। केचुआ में गैसों का विनिमय उसके आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में कोलोम और कीटों में क्या होती है, कीटों में श्वास प्रणाली के द्वारा होता है। कीटों में किसके द्वारा होता है, तो श्वास प्रणाली के द्वारा होता है। केचुआ में किसके द्वारा, तो गैसों का विनिमय केचुआ में किसके द्वारा, आर्द्र त्वचा के माध्यम होता है। मछलियों में किसके द्वारा, तो कोलोम के माध्यम से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पादपों को जो मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिसमें गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इसी तरह से मेरा चैप्टर समाप्त होता है। ये मेरा चैप्टर जो है समाप्त होता है, जो कौन सा है, श्वसन, जीवों में श्वसन मेरा जो होता है समाप्त होता है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6। और आपका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।